हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी नई चीज़ हम लेकर जल्द ही आ जाते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, हर एक चीज़ का हम सोल्यूशन लेकर उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स भी अब कुछ नया लेकर आ रहा है। वो है आपके लिए बुक्स और ई बुक्स। इनको प्राप्त करके भी आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। भाई वीडियो तो आप देखते हैं, लेकिन इन बुक्स में भी हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो अटैच हैं, उनको भी आप बुक्स ले सकते हैं। अब ये बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। अब ये बुक्स जो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज हमने प्रोवाइड करा दी, लेकिन इसमें भी हमने कुछ और भी आपको ज़्यादा आसान करने के लिए दिया है। हमने हर एक बुक को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि हम कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं, भाई हमें पूरा बुक देखनी पड़ती है, एक एक पलटते जाओ। लेकिन अब हमने क्या किया है, आपके पास एक बुक ऐसी है जिसमें हमारे सारे ही चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है, वो हो गई हमारी थ्योरी बुक। उसी तरह हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, तो एक बुक ऐसी है जिसमें हमारे सारे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्लास 10 की एक हमारी ऐसी बुक है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हमारे जो है सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से एक बुक ही हो गई। अभी हम जैसे सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो एक बुक हमारी हो जाएगी सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक, जिसमें हमारे सारे सैम्पल पेपर्स रहेंगे। अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए, तो एक बुक हमारी क्या रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में रेडी है। अब इसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि भाई आपको पढ़ना है तो भाई लेनी भी पड़ेगी। तो कैसे लेंगे, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, हमारा एक टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो जल्दी जल्दी बुक भी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा, आप देख रहे हैं क्लास 10 हिंदी कोर्स ए का मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सोल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 9। तो 8 अब तक हम सॉल्व कर चुके हैं। काफ़ी हद तक हमारा रिवीजन हो चुका है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अभी और भी पेपर है, ध्यान से करेंगे। शुरू करें आज का पेपर। सबसे पहले जो सामान्य निर्देश रहते हैं, वो अभी तक आप सामान्य निर्देश से अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे। 8 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन तब भी जब भी पेपर आए इनको ज़रूर पढ़िएगा। खासतौर से ये तैयारी आपकी हो रही है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में जब भी पेपर आए तो इन सामान्य निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िएगा। सबसे पहले निर्धारित समय 3 घंटा रहेगा, पूर्णांक 80 मार्क्स का रहेगा। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, का और खा। का खंड हमारा टोटल एमसीक्यूज बेस यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस है, और खा हमारा क्या रहेगा, आपका वर्णनात्मक अर्थात सब्जेक्टिव बेस है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में 17 प्रश्न पूछे गए हैं और सारे ही प्रश्न करने हैं, और टोटल हमें क्रमानुसार करने हैं, यानी सीक्वेंस में करना, नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर आते खंड का में टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके अंदर 49 यानी कि 49 आपके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 40 करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 40 करो, इसके लिए आपको अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। खंड खा में कुल 7 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का करना अनिवार्य है, और इनके 7 विकल्प दिए गए हैं। मतलब खंड खा में हमारा जहां वर्णनात्मक प्रश्न है वहां 7 प्रश्न दिए गए हैं, सभी के 7 विकल्प हैं, और इन सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर काम करना है, ठीक है। तो ये तो कुछ निर्देश हो गए जो हमने आपको फटाफट बता दिए। अब आ जाते हैं आज के हमारे प्रश्न पत्र का शुरुआत, यानी कि खंड का से शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास में क्या दिया गया है, एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया, एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उनसे कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है, आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य हैरत में पड़ गया, उसने विवेकानंद जी से इस उत्तर की कल्पना भी नहीं की थी। उसने फिर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह सादगी से अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार करूंगा, मेरा ध्यान और किसी चीज में नहीं जाएगा। विवेकानंद ने फिर कहा, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा,
तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य बहुत विनम्रता पूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछता है कि आखिर 2 दिन आप क्यों रुके, ये कारण वो पूछता है। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है, कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे, ना क्रोध किया, न जल्दबाजी और ना ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अभिभूत हो जाता है, मतलब बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत उसे लगता है कि नहीं, उन्होंने बहुत ट्रस्ट उसके ऊपर किया है। तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। स्वामी जी के शिष्य का अमेरिका जाने का उद्देश्य था, अब वो अमेरिका क्यों जाना चाहता था। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 कथन दिए गए, इसमें से हमें पढ़ना है। क्या है, भ्रमण के उद्देश्य से, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने से, भारतीय दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने, या अमेरिका की संस्कृति जानने। तो वो किस लिए जाना चाहता था, वो था नंबर 2 और 3, यानी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और भारतीय दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार। तो ये 2 ऑप्शंस हमारे सही हैं, नंबर 2 और 3। तो कहाँ पर ये दिया हुआ है, 2 और 3, ये हमारा 2nd और 3rd हमारा बिल्कुल भी सही है। ये देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लेकिन चौथा भी आ रहा है, इसमें खाली 2nd और 3 है। नेक्स्ट आते हैं। स्वामी जी द्वारा उत्तर ना दिए जाने पर शिष्य की क्या प्रतिक्रिया हुई। अब जब उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो शिष्य को क्या हो गया था, वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह उत्तर की प्रतीक्षा के बिना अमेरिका चला गया। वो 2 दिन तक निर्विकार भाव से उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या था, गा हमारा। 2 दिन तक वो निर्विकार भाव से उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। नंबर 3 है, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया। क्यों उसको उत्तर नहीं दिया उस समय, कारण वे शिष्य के अमेरिका जाने से खुश नहीं थे, वे किसी कार्य में व्यस्त थे, वे शिष्य के धैर्य, विवेक और संयम की परीक्षा लेना चाहते थे। तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारा घ, वो शिष्य के धैर्य, विवेक और संयम की परीक्षा लेना चाहते थे। नंबर 4 है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता। कैसा शिष्य नहीं भटकता, पढ़ाई में मन लगाने वाला, सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव रखने वाला, सबके प्रति प्रेम भाव रखने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी जी के अकॉर्डिंग जो है, उनके अनुसार सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव रखने वाला शिष्य कभी नहीं भटकता है। नंबर 5 आते हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब कथन ए और कारण आर को हमें पढ़ना है। क्या है, स्वामी विवेकानंद ने गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं जीवन में धैर्य और संयम बनाने की प्रेरणा दी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर स्वामी गुरु के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन में धैर्य संयम बनाने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, इन गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति अपने अथवा शिष्य जीवन में कभी भटकता नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कारण कथन ए और कारण आर हमारा दोनों ही सही है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर गा रहेगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास 2 अपठित पद्यांश दिए गए हैं। इन दोनों ही पद्यांशों में से हमें कोई एक पद्यांश करना है। हम आपको दोनों ही कराएंगे, लेकिन आपको कोई एक पद्यांश करना है, और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का, क्योंकि एक पद्यांश में हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। थोड़े से बच्चों के लिए एक बगीचा है, उनके पांव धूप पर पड़ रहे हैं। असंख्य बच्चों के लिए कीचड़, धूल और गंदगी से पटी ये गलियां हैं जिनमें वे अपना भविष्य बीन रहे हैं। एक मेज है सिर्फ 6 बच्चों के लिए, और उनके सामने उतने ही अंडे और उतने ही सेब हैं। एक कटोरदान है 100 बच्चों के बीच, और हजारों बच्चे एक हाथ में रखी आधी रोटी को दूसरे से तोड़ रहे हैं। ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती। सत्य होता तो वो अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतरकर जलती सलाखें आंखों में घुपस लेता।
सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे कुएं में कूद गया होता, लेकिन यहाँ दृश्य के कुछ छपे हुए शब्द हैं, चापलूसी की नींद है, लपलपाती जुबानें हैं और मस्तिष्क के काले गणित का पैबंद है। तो किस तरीके से भाई यहाँ पर बच्चों में विषमताएं दिखाई गई। कहने का मतलब बहुत संपन्न लोग हैं जिनके पास सब कुछ रहता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास खेलने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं होता। ये विषमताओं को देखकर हमारे कवि जो हैं वो बहुत ही अपसेट हैं और बता रहे हैं हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसको देखकर किस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये चीज़ बताई गई है इसमें। तो पहला प्रश्न है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प। अब इसका केंद्रीय भाव क्या है हमें पढ़ना है। नैतिक मूल्यों का हास है, लोग विषम स्थिति के प्रति उदासीन हैं, निर्धनता में वृद्धि है, कुशासन व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है वो है तीसरा और दूसरा। तीसरा और दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, निर्धनता में वृद्धि हो रही है बहुत ज़्यादा, और दूसरा लोग विषम स्थिति के प्रति उदासीन हो रहे हैं। जो मतलब लोग भी इस तरीके से तरफ ध्यान नहीं देते हैं और किस तरीके से ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं, एक मेज है डैश तोड़ रहे हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि किस असमानता की ओर संकेत कर रहा है? एक मेज है से लेकर और क्या कहते हैं हजारों लोग एक हाथ में रोटी है और दूसरे से तोड़ रहे हैं, जो तक की पंक्ति है इसमें उन्होंने किस विषमता के बारे में बात करी है? धार्मिक असमानता की ओर, सामाजिक असमानता की ओर, बौद्धिक असमानता की ओर, आर्थिक असमानता की ओर। तो यहाँ जो इसकी ओर उन्होंने इशारा किया है वो है आर्थिक असमानता की ओर। मतलब एक वर्ग तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो संपन्न है, उनके पास भाई हर एक मेज है, उस पर 6 कुर्सियाँ हैं और 6 के आगे एक अंडा एक सेब रखा है। लेकिन कुछ के पास क्या है, उनके पास कुछ नहीं है, बस एक हाथ में रोटी है और दूसरे से वो तोड़ रहे हैं हजारों हाथों में, इस तरीके से। तो आर्थिक विषमता बताई गई है। वे अपना भविष्य बीन रहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? वे अपना भविष्य बीन रहे हैं। निर्धन बच्चे कूड़ा बीनकर अपना जीवन चलाते हैं, वे कूड़े में भोजन बीनते हैं, वे सड़कों पर अपना जीवन बिताते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही क्या है? वे निर्धन बच्चे जो कूड़ा बीन कर अपना जीवन चलाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या बीन रहे का तात्पर्य मतलब अब वो अपने जीवन कैसे चला रहे हैं? वो कूड़ा बीन रहे हैं, उसी के हिसाब से अपना जीवन उनका चल रहा है। नेक्स्ट है, इस कविता में कवि किस बात से नाराज और निराश है? किस बात से नाराज है? लोग इस विषम स्थिति के प्रति उदासीन हैं, नैतिक मूल्य कहीं खो गए हैं, कुछ बच्चे जीवन यापन के लिए काम करने को विवश हैं, या उपरोक्त सभी कारण। तो यहाँ पर जिस बात से वो नाराज है वो है कि लोग इस विषम परिस्थिति के प्रति जो है उदासीन है, लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। देखिए हम ही लोग हैं, जब सड़क पर निकलते हैं तो बहुत से बच्चों को देखते हैं जो कूड़ा बीन रहे होते हैं, हम निकल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते, तो हम क्या है उदासीन है। अब देखिए हमारे बच्चे इतना बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के इतना बढ़िया सब कुछ खाते पीते चलते हैं, और दूसरी तरफ वो भी बच्चे हैं, वो क्या है कूड़ा बीन रहे हैं, उसी में से चीज़ें। तो भाई हैं तो दोनों बच्चे, तो हम क्या है इन परिस्थितियों के प्रति उदासीन हैं, ये नाराजगी कवि ने व्यक्त करी है। नंबर 5 है, कवि वास्तविकता से परिचित कराता है कि क्या कराता है भाई? आज योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, आज चापलूसी और जोड़ तोड़ का धंधा फल फूल रहा है, लोग वर्तमान स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, समृद्ध बच्चे कूड़ा बीन कर अपना जीवन चलाते हैं। तो कवि वास्तविकता से परिचित करा रहा है। किस वास्तविकता से वो हमें परिचित करा रहा है? वो है आपकी हमारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं, और जो है आज चापलूसी और जोड़ तोड़ का धंधा फल फूल रहा है, कि मतलब जो चापलूसी कर रहे हैं उन्हीं का काम चल रहा है, बाकी और किसी का नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास दूसरा हमारा पद्यांश है, ध्यान से पढ़ते हैं। फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया, जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हुआ भला, बहती नदी सूखे अगर उस पार मैं किसके चलूं, इस सोच में बैठा पुलिन पर पार जा सकता भला, किस रीति से क्या काम कब करना, बनाकर योजना मन में लिए आशा प्रबल, दृढ़ जो वही बढ़ जाएगा, उसको मिलेगा तेज बल अनुकूलता सब ओर से, वह कर्मयोगी वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा,
वह वीर भोग्या जो हृदय तल से में बसी वसुधा सदा, करती रही आवाहन है युग वीर का पुरुषत्व का, कठिनाइयों से खोज कर पथ ज्योति पूरित जो करे, विजयी वही होता धरित सूत वरण कर अमृतत्व का। तो यहां पर क्या बोला गया है कि हम ये सोचें कि स्थितियां अनुकूल होंगी तब हम काम करेंगे, हमें इसका वेट नहीं करना। हमें अपना कर्म करना है, साहसी बनना है, वीर बनना है और हर परिस्थिति में अपने काम के लिए आगे बढ़ते जाना है। हमें रुक कर बैठ कर इंतजार नहीं करना कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी। प्रश्न है पहला, जीवन में वह व्यक्ति उन्नति करते हैं जो, कथन के पढ़कर सही विकल्प दीजिए। वीर, कर्मयोगी, साहसी और कायर होते हैं। तो जीवन में वह व्यक्ति उन्नति करते हैं जो वीर, कर्मयोगी और साहसी हो। तो यहां पर 1 2 3 हमारा एकदम सही है। तो कथन हमारा 1 2 3 एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, वसुंधरा किसका आवाहन करती है? युगवीर का, कायरों का, पुरुषत्व का या का और गा दोनों का? तो किसका आवाहन कर रही है? वो है का और गा दोनों, यानी कि युगवीर का और पुरुषत्व का। नंबर 3 है, दृढ़ निश्चयी को क्या प्राप्त होता है? जो एकदम अपने आप में निश्चित कर ले कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो दृढ़ निश्चय को क्या प्राप्त होगा? बल, तेज, अनुकूलता या उपयुक्त, उपर्युक्त सभी। तो सही क्या है? उसे ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। अगर हमने चीज को डिसाइड कर लिया कि हमें करना ही करना है, तो हमें बल भी प्राप्त होगा, तेज भी प्राप्त होगा और अनुकूलता भी प्राप्त होगी। ये सभी कुछ। अनुकूलता का तात्पर्य है जो हमने चाहा है वो हमको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सही अवसर की तलाश करने का, समय पर काम ना करने का, कठिनाइयों की परवाह किए बिना योजना बनाकर कार्य करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि कठिनाइयों की आप परवाह नहीं करिए और योजना बनाकर आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब क्या है, हमें दोनों को पढ़ना है और देखना है कि दोनों एक जो कथन है उसका कारण जो है वो सही डिस्क्राइब किया गया है या नहीं। जो एक बार चला गया वह समय लौटकर नहीं आता। अब कारण क्या है? कठिनाइयों की परवाह किए बिना मनुष्य को योजनाबद्ध कार्य करना चाहिए। मतलब समय के लिए हमें बैठना नहीं है, अगर वो चला गया तो फिर नहीं आएगा, इसलिए हमें कठिनाइयों की परवाह नहीं करनी है और आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, तो हम क्या इसमें लगाएंगे? गा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 ये यानी कि 3 से लेकर 6 तक के जो हमारे प्रश्न हैं इस पे हमारे व्याकरण आधारित प्रश्न हैं। व्याकरण के जो हमारे टॉपिक्स हैं ना उन पर आधारित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास रचना के आधार पर वाक्य भेद पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं और ये होंगे हमारे 4 मार्क्स के। ठीक है, तो सबसे पहला है, जो गुणी होते हैं उन्हें सभी सम्मान देते हैं। वाक्य भेद बताइए। अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य जब आप देखोगे जो गुणी होते हैं, तो ये क्या है? अभी ये अधूरा लग रहा है, यानी कि इसका ये अभी किसी पर डिपेंडेंट है, यानी आगे आने वाले वाक्य पे। तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया? ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में लौटने लगे। क्या है? पक्षी घोंसले में लौटने लगे। तो यहाँ पर क्या है? सरल वाक्य में बदलना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौटने लगे, सही है। आगे बढ़ते हैं, जो ही शाम हुई वैसे पक्षी, तो ये एक मिश्र वाक्य है। जैसे ही शाम हुई पक्षी घोंसले में लौटने लगे, ये भी एक मिश्र वाक्य है। तो सही है हमारा का। सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौटने लगे, ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, जब उसने मुझे देखा, ये एक मिश्र वाक्य है जिसे हमें संयुक्त में बदलना है। वह मुझे देखते ही खिसक गया, ये तो एक सरल वाक्य हो गया, इसको हम हटा देते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, जैसे ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, सही लग रहा है लेकिन तब भी आगे बढ़ते हैं। जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, नहीं, ये दोनों ही हमारे मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, उसने मुझे देखा और खिसक गया, ये एकदम संयुक्त वाक्य हमारा है। उसने मुझे देखा और खिसक गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4,
निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से हमें मिश्र वाक्य को निकालना है। तो क्या है, एक, तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की है। अब आप बताइए ये क्या है, ये तो हमारा एक सरल वाक्य है। उसे बैंक की नौकरी से घृणा थी, ये भी एक सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, तो ये हम देख रहे हैं ये एक मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, वह गाता है और नाचता है, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो सही ऑप्शन जो हमारे पास में आ रहा है वो हमारा क्या था, नंबर 3 हमारा एकदम सही था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कॉलम ए का कॉलम 2 से के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, एक में वाक्य दिए गए हैं, दूसरे में वाक्य के भेद दिए गए हैं। क्या है, सभी विद्यार्थी सम्मेलन में गए और शांति से बैठे रहे, ये वाक्य हमारा क्या है, संयुक्त है। तो ये संयुक्त वाक्य एकदम सही है, 1 का 1 ही रह रहा है। जब विद्यार्थी सम्मेलन में गए तब शांति से बैठे रहे, ये एक जो है मिश्र वाक्य है, हमारा मिश्र वाक्य इसी के सामने है। सभी विद्यार्थी सम्मेलन में पहुंचकर शांति से बैठे रहे, ये एक सरल वाक्य। तो मतलब लाइन से है, नंबर 1 का 1, नंबर 2 का 2, नंबर 3 का 3। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, यानी कि ये हमारा आएगा का ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब हमारे सामने वाच्य पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से हमें 4 प्रश्न करने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के होंगे। पहला है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को हमें सुमेलित करना है। पहला है, मोहन पत्र लिखता है, ये कौन सा वाच्य है, जाहिर सी बात है ये एक कर्तवाच्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा नंबर 2। नंबर 1 का क्या है, नंबर 2। फिर है, माँ द्वारा कपड़े धोए गए, नंबर 2 का क्या होगा, ये कर्मवाच्य है, नंबर 1। फिर आते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, ये सीधे सीधे हमारा भाववाच्य, यानी कि ये नंबर 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 का 2 है, नंबर 2 का 1 है, नंबर 3 का 3 है, यानी कि हमारा का एकदम सही ऑप्शन आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, इसे हमें कर्तवाच्य में बदलना है। तो कैसे देखेंगे, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, मैं अब और नहीं सह सकता, भाववाच्य में बदलना है। तो अब सीधे सीधे क्या होगा, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। देखते हैं क्या है, मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा, मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मुझसे अब और नहीं सहा जाता है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है हमारा गा, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैंने बोला था ना, मुझसे नहीं, मैं नहीं सह सकता, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। नेक्स्ट आते हैं, किस वाच्य में कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता होती है। ऐसा कौन सा वाच्य होता है जिसमें कर्म भी प्रधान होता है और कर्ता भी प्रधान होता है, कोई ऐसा वाच्य होता है, कोई वाच्य नहीं होता है, क्योंकि कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाव वाच्य में भाव प्रधान होता है, और कोई भी वाच्य ऐसा नहीं होता जिसमें कर्म और कर्ता दोनों ही प्रधान हो। इसलिए कंडीशन होगी इसमें से किसी में नहीं है, कोई भी ऐसा वाच्य होता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाला वाक्य नहीं है। अब आपको निकालना है जो भाववाच्य वाला वाक्य नहीं है। उनसे पढ़ा जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, हिरन द्वारा भागा नहीं जाता, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधे सीधे ऑप्शन इसका जो सही है वो है खा, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, ये एक कर्मवाच्य है। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पर हमसे पद परिचय आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के रहेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रभक्तों का वे बहुत सम्मान करते हैं, रेखांकित पद का परिचय होगा। तो सम्मान शब्द हमारा क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उन्हें आप हटा दीजिए। तो देखिए, जातिवाचक हमने हटा दी, व्यक्तिवाचक हमने हटा दी, संज्ञा भाववाचक। चलिए इस दोनों को रखते, भाववाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग। अब क्या है, राष्ट्रभक्तों का वे बहुत सम्मान करते हैं,
तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वचन है, ठीक है, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? सीधे सीधे ये एक जो है पुल्लिंग शब्द है, सम्मान करते हैं ना कि करती हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा सम्मान के लिए हम करते लगाते हैं, इसलिए एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। अब आजकल शब्द किसके साथ अटैच है? फैलने के साथ अटैच है। तो फैलना क्या है? क्रिया। क्रिया के साथ, क्रिया के बारे में जो कुछ बताता है वो सभी क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण हो जाते हैं। तो आजकल हमारा एक क्रिया विशेषण है। अब कौन सा क्रिया विशेषण है? ये समय को बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है उसे आप कट कर दीजिए। देखिए, अव्यय अव्यय क्रिया विशेषण। अब कालवाचक दो हैं तो हम रीतिवाचक को हटा देते हैं। अब कालवाचक दो हमारे पास में आ गए। अब ये फैल क्रिया की विशेषता बता रहा है और दूसरा रहा है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो सही क्या होगा आप बताओ? तो ये हमारा सीधे सीधे किसकी विशेषता बता रहा है? फैल क्रिया की विशेषता बता रहा है। रहा की तो नहीं, रहा तो सहायक क्रिया है, मगर क्रिया क्या है हमारा? फैलना, इसलिए ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, बर्तन में थोड़ा दूध है। अब थोड़ा के नीचे अंडरलाइन है, थोड़ा वर्ड किसके साथ कनेक्टेड है? दूध के साथ कनेक्टेड है। तो दूध के साथ कनेक्टेड होने की वजह से दूध एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो दूध के साथ अगर उस कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। अब ये कौन सा विशेषण है? थोड़ा शब्द दिया गया है। अगर मान लीजिए दूध होगा थोड़ा, तो हम क्या बोलेंगे? अगर उस मान लो उसमें थोड़ा है, अगर उसकी हम, तो दूध को हम कैसे नापते हैं? आधा 500 ग्राम दूध, 250 ग्राम दूध, 1 किलो दूध, 4 किलो, 10 किलो, तो हमेशा हम किस में? एक पैमाने में नापते हैं, यानी परिमाण में नापते हैं। तो थोड़ा की जगह क्या हो जाएगा हमारा? एक अनिश्चित परिमाणवाचक है, यानी कि हमें पता नहीं है क्या है। तो उस कंडीशन में ये हमारा जो हुआ विशेषण अनिश्चित परिणामवाचक पुल्लिंग और विशेष्य है दूध। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, उसने मेहनत से अपना काम पूरा किया। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है मेहनत। मेहनत एक संज्ञा शब्द है और ये एक भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा जो ऑप्शन है उन्हें आप कट करके अलग कर दो। तो भाववाचक संज्ञा हम रखेंगे, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को हम हटा देंगे। अब उसने मेहनत से, अब मेहनत क्या है? अब एक वचन है, बिल्कुल सही है। अब ये बताना है स्त्रीलिंग, मेहनत की जाती है तो इसलिए स्त्रीलिंग है। कर्म कारक है या कर्ण कारक है? अब ध्यान से देखिएगा क्या दिया है? मेहनत से, मेहनत के साथ क्या लगा हुआ है? कारक से किस कारक की पहचान होती है? कर्ण कारक की। तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया और सही ऑप्शन हमारा आ गया घा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कारक लगा था वो था कर्ण कारक। नंबर 5 आते हैं, पद किसे कहते हैं? पद क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को पद कहते हैं? नहीं, शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वो हमारा वाक्य बनता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या होता है? पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जब तक वो अलग है, इंडिविजुअल है, तब तक वो शब्द है, लेकिन जैसे ही उसे हमने वाक्य में प्रयोग किया तो वो क्या बन गया? वो पद बन जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा है गा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। यहाँ पे हमसे अलंकार आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये हमारे 4 मार्क्स के रहेंगे। पहला है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के में अलंकार कौन सा है? मेघ, मेघ प्रकृति यानी कि जड़ है और इसका हम मानवीय हरकतों से मेल कर रहे हैं, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा? बंठन के आए मेघ। अब बंठनने का काम किसका है? मनुष्यों का है, तो सीधे सीधे क्या हुआ? मनुष्यों का काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सर्गी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई। इज इट पॉसिबल? यहाँ पे हनुमान जी की विशेषता बताते बताते बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात को बोल दिया गया है। तो इस कंडीशन में जहां पर बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, जो इम्पॉसिबल होती है, तो वो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, सोहत ओढ़त पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नील पनीप सैल पर आपत पर्यो प्रभात। कौन सा अलंकार है? ध्यान से देखिए क्या है? सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात। अब यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण जी ने जो है सांवले सलोने जो उनका शरीर है उसके ऊपर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। जैसे लग रहा है कैसा?
मनहु नील मणि शैल पर आपत, यानी कि नीले पर्वत पर जो है वो जो है सुबह सुबह सूरज की रोशनी पड़ रही हो। तो यहाँ मनहु यानी मान लो ऐसा लग रहा है, सपोज कर लो ऐसा लग रहा। तो जहां पे सपोज वाली कंडीशन आती है तो वहां हमेशा आपका अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के हमने कुछ शब्द भी आपको बताए हैं, जैसे है जनहु, मनहु, जानहु, मनहु, ज्यों त्यों जैसे शब्द जहां इस्तेमाल होते हैं वहां हमेशा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी लगे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर क्या है, ये कुल यहाँ दीप से जो दिया गया है, यहाँ पर एक ही दीप से दो चीजों का भाव जुड़ा हुआ है। एक तो है दीप से आपका लिटरली दीप से अगर ज्योति बढ़ जाए तो घर में आग लग जाती है, और दूसरा होता है दीप से है घर का पुत्र अगर वो कुसंगति में पड़ जाए तो कुल का वंश की नाम जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ दीप के साथ दो अर्थ जुड़े होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो या मनहु किस अलंकार का वाचक शब्द है? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, क्या है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारी जो बुक है क्षितिज, उसके जो गद्य खंड के पाठ है ना, उसमें से एक गद्यांश यहाँ रखा गया है, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित जो है 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो क्या दिया है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो किस तरीके से खीरा खा के वो एकदम निश्चिंत होकर, जैसे लगता है उनका भरपेट हो गया, और वो होकर लेट जाते हैं और डकार लेते हैं। तो हमारे कवि ये हमारे जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि भाई ये क्या तरीका हुआ, खाया भी नहीं और डकार। तो इसी तरीके से उनके दिमाग में एकदम से आइडिया आया। क्या आया? ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? तो ये हमारे लेखक के दिमाग में आइडिया आया। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला, लेखक किस बात पर गौर कर रहा था? वो क्या था? नवाब साहब द्वारा खीरा छीलने के तरीके पर, नवाब साहब द्वारा सीट पर बैठने के तरीके पर, नवाब साहब द्वारा खीरा इस्तेमाल करने के नए तरीके पर, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने किस चीज पर गौर किया? वो था नवाब साहब द्वारा खीरा इस्तेमाल करने के नए तरीके पर, कि वो किस तरीके से उन्होंने खीरा इस्तेमाल किया। नवाब साहब का खीरा खाने का तरीका कैसा था? एकदम एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि नफीस और एब्स्ट्रैक्ट। तो सही है, खा। नंबर 3 है, नवाब साहब द्वारा ऊंची डकार लेना किस बात का सूचक था? उन्होंने डकार ली, किस बात को दर्शा रहा था? भरे पेट का, भूखे का, अधभरे पेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो वो था सूचक भरे पेट का। अब आते हैं, नवाब साहब के अनुसार खीरा शरीर के किस अंग पर बोझ डालता है? तो उन्होंने क्या बोला था? मैदे। अच्छा, मैदे को लेकर बड़ा कंफ्यूज है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मैदे का मतलब होता है हमारी जो पाचन शक्ति, यानी पाचन जो क्रिया होती है, यानी कि पेट मेन मैदे का मतलब होता है पेट पर, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो पाचन क्रिया पर जो है वो बहुत ज्यादा असर डालता है। नेक्स्ट आते हैं, ज्ञान चक्षु खुलने पर लेखक नवाब साहब के बारे में किस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या निष्कर्ष था? नवाब साहब बहुत ज्ञानी हैं, ये हैं नई कहानी के लेखक, नवाब साहब सनकी हैं, या उपरोक्त सभी बातें। तो किस नतीजे पहुंचे थे? ये हैं नई कहानी के लेखक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। यहां पर हमारे गद्य पाठों पर आधारित जितने भी पाठ हैं उस पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों ही प्रश्न हमें करने हैं। बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? क्या मिलती है भाई? आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, मतलब दिखावा मत करिए और ईश्वर भक्ति करिए। सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने की, या उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी ही चीजों की प्रेरणा हमें मिलती है, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, शहनाई की कैसी ध्वनि को वाद्य कहा जाता है?
क्या है, शहनाई की कैसी ध्वनि को वाद्य कहा जाता है? शोक सूचक, शांत ध्वनि का, मंगल ध्वनि का कोई विशेष मान्यता नहीं है। तो शहनाई मोस्टली क्या बनाई जाती है, वो है मंगल ध्वनि, यानी कि शुभ अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य है, इसलिए यह मंगल ध्वनि वाद्य यंत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में हमारे क्षितिज के ही पद्य सेक्शन यानी कि काव्य खंड से कुछ पंक्तियां यहाँ रखी गई हैं, इनको हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स का। क्या दिया है, बिसही लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़ान फूक पठाहू, इहा कुंभा बतिया कोहु नाही, तेजे तर्जनी देखि मरि जाहि, देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु नाही सहित अभिमाना, भ्रत सुत समुझे जनेहु विलोकी, जो कुछ कहूँ सौ सिर रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सुराई। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई परशुराम जी हैं वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे लक्ष्मण जी की बातों से और बार बार जो है वो कुठार सुधार के हनुमान उनके कहते हैं लक्ष्मण जी को दिखा रहे थे। तो वही यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आप मुझे बार बार कुठार सुधार कर क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोई कुंभन बतिया मतलब बहुत ही नाजुक पत्ता होता है, जिसको छुओ तो वो मुरझा जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको छूने मात्र से कोई घबरा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो है हमारे यहाँ मतलब हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे कुल में जो है वो जो है देवता, जो देवताएं होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, स्त्री होती हैं, गाय होती हैं, इन पर किसी भी तरह की शक्ति की आजमाहट नहीं करी जाती है। मतलब इनके ऊपर किसी भी तरीके से हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं, नहीं तो हमारे कुल को दोष लगता है। बधे पाप कीर्ति हारे, मरतहु पाप परे हैं तुम्हारे। तो यहाँ पर कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि इन सभी पे हम हाथ उठाएंगे तो हमें पाप पड़ता है, आप हमें मारेंगे भी तो भी हमें आपके पैर ही पड़ने हैं, क्योंकि परशुराम जी तो ब्राह्मण थे ना। फिर है, कोटि कुल से सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, जो विलोकी अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंशी बोले गिरा गंभीर। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है आप परशुराम जी की तुम इस तरीके से जो कुरुष बोल रहे हो ये तुम्हारे वंश को दोष का कारण बनेगा। अब इस पर प्रश्न है, परशुराम बार बार अपना कुठार किसे और क्यों दिखा रहे थे? वो लक्ष्मण जी को दिखा रहे थे भयभीत करने के लिए, यानी कि डराने के लिए। नेक्स्ट है, इहा कुंभा बतिया कोहु नाही, कहकर लक्ष्मण अप्रत्यक्ष रूप से अपनी किस विशेषता की ओर संकेत कर रहे थे? वो क्या था? अपने साहस की ओर, अपनी निडरता की ओर, अपनी शक्ति की ओर, या उपरोक्त सभी विशेषताओं की ओर संकेत कर रहे थे। तो इसके कारण यहाँ पर ये अपनी सभी विशेषताओं, मतलब मैं यहाँ मेरे पास साहस है, मेरे पास निडरता है और शक्ति है, यानी कि मैं आपके कुठार दिखाने मात्र से डरने वाला नहीं। काव्यांश के अनुसार रघुकुल के लोग किन किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते? किस पे नहीं करते भाई? वो लोग जो हैं वो है देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर जो है कभी भी वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते, काव्यांश की भाषा और छंद क्या है? ये जो काव्यांश हमने पढ़ा हुआ है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, ये हमें सभी को पता है। तो अब ये जो है कौन सी भाषा है? ये हमारी है अवधी भाषा, दोहा और चौपाई में लिया गया। हम सभी को पता है, क्योंकि जब हमने ना दोहा और सोरठा चढ़ता है, चौपाई है, दोहा है, तो यहाँ पर क्या है? चौपाई और दोहे में लिया गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये तो आप देखकर ही बता चुके हैं। कोटि कुलुस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर सम जैसे, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके वचन जो हैं वो किसे कोटि मतलब बहुत ही गिरे से के समान हैं। तो यहाँ पर सम यानी कि उपमा दी जा रही है, तो इसलिए यहाँ सीधे सीधे उपमा अलंकार होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। यहाँ पर हमारे जो पद्य पाठ है यानी काव्य सेक्शन है उसमें से सभी पाठों में से सिर्फ 2 प्रश्न रखे गए। इन दोनों ही प्रश्नों को हमें यहाँ करना है। क्या है पहला प्रश्न? गोपियां किसे और क्यों राजधर्म की याद दिलाना चाहती हैं? तो किसे राजधर्म की याद दिला रही हैं? श्री कृष्ण को याद दिला रही है ना।
तो क्या है, श्री कृष्ण को क्योंकि वे राजधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, कंस को क्योंकि वह राजधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उद्धव को क्योंकि वे गोपियों के को योग का संदेश दे रहे हैं। तो सही क्या है, श्री कृष्ण को क्योंकि वो राजधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। राजधर्म क्या है, अपनी प्रजा को सुखी रखना, लेकिन यहाँ गोपियां जो उनकी प्रजा हैं वो उनको सुखी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनका एकमात्र क्या है, बस श्री कृष्ण आए और उनसे मिले, और वो आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, इसलिए प्रजा जो है वो सुखी में नहीं है। तो वो राजधर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। नंबर 2 आते हैं, कवि नागार्जुन ने शिशु के कोमल स्पर्श से किन किन परिवर्तनों की संभावना व्यक्त करी है। अगर वो छोटा सा बच्चा किसी को छू भी ले तो क्या परिवर्तन होगा, कौन कौन से परिवर्तन उन्होंने कविता बताए थे। एक तो वो शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, और पत्थर भी, पाषाण भी जो है वो तरल बन जाएगा, द्रवित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कठोर पाषाण का पिघल कर जल बन जाना, बांस या बबूल जैसे कटीले पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगना, मन उदास हो जाना। तो यहाँ पर का और खा ये दोनों ही सही है, तो हम घा में मार्क करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम खंड खा पे। अब खंड खा से हमारा टोटल वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं, यानी कि पूरा सब्जेक्टिव है। यहाँ पर हर एक चीज़ का हम डिटेल से आंसर देंगे, लेकिन वर्ड लिमिट के अंदर देंगे। हम हमेशा बोलते हैं वर्ड लिमिट आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत मार्क करी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में, ठीक है ना। तो ये वर्ड लिमिट जो कोई भी है वो आपको देनी है। तो प्रश्न संख्या 11 हमारा दिया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो हमारी बुक जो क्षितिज है, ठीक है ना, क्षितिज का जो गद्य सेक्शन है, गद्य खंड है, उसमें से हमारे सामने 4 प्रश्न रखे गए हैं, जिनमें से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्न हमारा रहेगा 2 मार्क्स का, तो टोटल हमें 3 देने हैं, तो ये 6 मार्क्स का हमारा ये प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आते हैं, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपने विचार व्यक्त करिए। तो यहां पर कैप्टन की देशभक्ति का एक तरीके से मजाक उड़ा रहा था पानवाला, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात नहीं थी, लंगड़ा ही था लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना तो थी ना। तो क्या है, कैप्टन के प्रति पानवाले की टिप्पणी उसकी संकीर्ण मानसिकता को प्रकट करती है। कैप्टन अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चश्मा विहीन मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता था। वह शारीरिक रूप से दिव्यांग और कमजोर होते हुए भी मन में देशभक्ति और राष्ट्रभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखता था, ठीक है। वो विकलांग था लेकिन तब भी जो है वो क्या करता था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। भावना को कोई नहीं खोज कर सकता, लेकिन देखा जाए तो यहाँ अगर भावनाओं के स्तर पे देखा जाए तो पान वाला ज्यादा विकलांग था, हमारा कैप्टन विकलांग नहीं था। इस दृष्टि से कैप्टन सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था। पान वाले द्वारा कैप्टन का इस तरह मजाक उड़ाना उचित नहीं है, अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी निंदनीय है। नेक्स्ट आते हैं, आपकी दृष्टि से भगत के कबीरदास जी के प्रति अगाध श्रद्धा भाव के क्या कारण रहे होंगे। कबीर जी के जितनी भी मान्यताएं रही, उनकी जितनी भी सोच रही, या दोहे पढ़ के हम देखते हैं, वो हमेशा आडंबर विहीन रहे, मतलब दिखावे में यकीन नहीं रखते थे, वो समाज की रूढ़ियों पे भी विश्वास नहीं रखते थे। तो इसलिए इन्हीं कारणों से जो है भगत जी जो है कबीर जी का अनुसरण करते होंगे। भगत कबीर के आदर्श साधु जीवन से प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि उन्हीं के समान बाल गोविंद भगत जी भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। कबीर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, वे सबके प्रति निष्पक्ष व्यवहार करते थे, वे ईश्वर के निराकार रूप के समर्थक थे। जहां मृत्यु के उपरांत आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, भगत भी इसी मान्यता को स्वीकार करते थे। तो उनका मानना, जैसे जो कबीर की मान्यताएं थी वही जो है हमारे भगत जी मानते थे। कारण सिर्फ ये था कि उनकी मान्यताएं समाज की रूढ़ियों के खिलाफ थी। कबीर के समान ही भगत भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे। तो कबीर भी क्या रहते, जैसे कबीर का स्वभाव खरापन था वैसे इनमें व्यवहार में खरापन था। वे उनके समान ही आडंबर रहित सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। संक्षेप में कबीर के जीवन की सरलता, सादगी, खरापन और उनका वैराग्य भाव भगत ही की उनके प्रति आस्था का प्रमुख कारण रहा होगा। तो उनका जो जीवन शैली रही वही जो है भगत जी को प्रेरणा प्रदान करती रही है।
प्रश्न संख्या 3 है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी कुछ सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक कुछ कर गुजरने की जो दिमाग में सनक होती है, जैसे एक ये सनक हमने अपने नवाब साहब की देखी, ये तो हमारी नकारात्मक सनक थी। सकारात्मक सनक जो है, जो लोगों को जो है बहुत फेमस भी कर देती है, कुछ करने की सनक, कुछ पा लेने की सनक, ये सनक हमें भविष्य में आगे बढ़ाती है। तो हमें इसी तरह की कुछ सनक यहाँ पर बतानी है। सनक सवार होने का अभिप्राय है किसी चीज की धुन लग जाना या उसको प्राप्त करने का जुनून छा जाना। सनक का केवल नकारात्मक रूप नहीं होता, बल्कि वह सकारात्मक भी होती है। कई बार किसी की सनक दूसरों को भी सुधरने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे किसी को हर काम का समय पर करने की सनक होती है। किसी को होता है ना, जो समय पर्टिकुलर हम उसी समय पर वो काम करेंगे। तो कोई बहुत सफाई पसंद होता है। किसी आविष्कारक को किसी नई खोज के लिए भी सकारात्मक सनक ही सवार होती है। सकारात्मक सनक का यह रूप विद्यार्थियों, व्यवसायियों और कलाकारों में भी देखा जा सकता है। तो ये होता है ना, कई लोग होते हैं पर्टिकुलर हर एक चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, पूरा साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। विद्यार्थियों को सनक क्या होती है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, नहीं मेरा काम एकदम टाइम पे होना चाहिए, तो वो सनक सकारात्मक होती है। कोई टेस्ट है, हर चीज हमें पर्टिकुलर हर सब चीज समझ में होनी चाहिए, हमें हर चीज लर्न होनी चाहिए। तो ये क्या है सनक, ये पॉजिटिव सनक होती है कि क्यों ना ये हमें जीवन में आगे चलकर कुछ अचीव करने में हेल्प करती है। प्रश्न संख्या 4 है, मनु भंडारी के लेखिकीय व्यक्तित्व निर्माण में शीला अग्रवाल की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो शीला अग्रवाल थी वो हिंदी की प्राध्यापिका थी और बहुत ही अच्छा लेखन कार्य भी करती थी। तो मनु भंडारी ने काफ़ी हद तक उनसे प्रेरणा ली, बहुत हद तक उनसे चीज़ें सीखी जो उनके लेखन कार्य में आगे चल के हेल्प करी। शीला अग्रवाल लेखिका के कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका थी तथा खुले दिमाग वाली प्रबुद्ध महिला थी। उनके संपर्क में आकर मनु जी की समझ का दायरा बढ़ा। वे उसे चुन चुनकर अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए देती और उन पर लंबी बहस भी करती। इससे लेखिका की सोच विकसित हुई। यही नहीं, वे देश दुनिया की राजनीतिक स्थिति से भी उसे अवगत कराती थी और अपनी जोशीली बातों से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा भी देती थी। तो मतलब जहां लेखन कार्य में कर रही है वहीं आसपास जो समाज में घट रहा है उसके बारे में भी अवगत कराती थी। लेखिका के व्यक्तित्व निर्माण में निश्चय ही शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनको काफी हद तक, जैसे उन्होंने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट लिया, तो इसको उनके अंदर भरने का कार्य भी शीला अग्रवाल जी ने ही किया। तो ये सारी चीजें हम बोलेंगे तो काफी हद तक उनके संपर्क में आने के बाद ही शुरू हुई। प्रश्न संख्या 12 है। अब यहाँ पर हमारे जो काव्य खंड के पाठ हैं उनमें से 4 प्रश्न रखे गए हैं। 3 प्रश्नों को हमें करना है, 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा और हर का आंसर हमें 25 से 30 शब्दों के अंदर ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? अब उद्धव जो संदेश लेकर आए वो उसकी उम्मीद तो गोपियों को थी ही नहीं। वो क्या चाहती थी? प्रेम संदेश। वो श्री कृष्ण को चाहती थी। श्री कृष्ण नहीं आए तो कम से कम प्रेम का संदेश ही आता। तो वहां प्रेम की संदेश की जगह योग का संदेश आया। एक तो उनकी विरह अग्नि बढ़ी हुई थी और उस पर योग संदेश सुनाकर उन्होंने एकदम जलते आग में घी का काम किया, मतलब उनकी विरह अग्नि को और ज्यादा भड़का दिया योग संदेश ने। तो क्या है, गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थी। उनके मथुरा चले जाने तथा उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट ना कर पाने के कारण वे तड़प रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण शीघ्र लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए, बल्कि इसके विपरीत उन्हें उद्धव के माध्यम से कृष्ण का भेजा हुआ संदेश मिला, जिससे सुनकर गोपियों की विरह अग्नि और भी बढ़ गई। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, परशुराम जी की स्वभावगत विशेषताएं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ में से लेकर लिखिए। तो अब यहाँ क्या था, परशुराम जी के स्वभाव की जो विशेषताएं हमें वो यहाँ पर लिखनी है। तो क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वे शिव के परम भक्त हैं, तभी उनका धनुष टूटा और वो वहां पर आए। वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। तीसरा है, परशुराम अहंकारी और कटुभाषी भी हैं, मतलब बहुत ज्यादा अहम है उनके अंदर और वो बहुत ही कड़वा बोलते भी हैं।
वे अपने बड़बोलेपन के कारण दूसरों को अपने से कमजोर समझकर कई बार गौरव भक्ति भी करते हैं। क्या पर है, मतलब वो दूसरे को समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो दूसरों को वो क्या करते हैं, नीचा दिखाते हैं और खुद गर्व का जो है महसूस करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मानव के मन पर फागुन के सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ा है। फागुन मास में का जो सौंदर्य व्यक्त किया है उसके मानव मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है। अब आप भी अगर इस सुंदरता को देखते हैं तो आपको कैसा प्रभाव महसूस होगा, वही आपको यहाँ लिखना है। फागुन मास में प्रकृति की शोभा अनुपम थी। चारों ओर का वातावरण हरियाली युक्त, रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से सुवासित तथा आकर्षक दिखाई देता है। फागुन की अनूठी मस्ती से मानव का मन हर्षित तथा प्रसन्नचित हो जाता है। उसके मन में खुशी का संचार होता है और वह मानो दूर नील गगन में उड़ने को व्याकुल हो जाता है। फागुन की सुंदरता उसे अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित करती है कि वह चाहकर भी उनसे नजरें नहीं हटा पाता है। तो मतलब अब ये सुंदरता क्या होगी, हमारे मन पे प्रभाव डालेगी। हम बहुत चाहेंगे कि इस सुंदरता से हटके कुछ और काम कर लें, मगर हमको तो यही सुंदर, और जब ये मौसम बीत जाता है तब तो हमें बहुत ही ज्यादा इस मौसम की याद आती है ना। प्रश्न संख्या 4 है, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है। कवि के मन पर उस मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ा। अब दंतुरित मुस्कान क्या, छोटा सा बच्चा, उसको छोटे छोटे से दांत लिख रहे हैं, जब वो हंसता है तो वो छोटे से दांत दिखते हैं, इसीलिए उसको दंतुरित मुस्कान कहा है। अब कवि के मन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो उसको देखकर बहुत ही प्रसन्नचित है ना। तो क्या दिया है देखिए, शिशु अभी इतना छोटा है कि उसके दांत अभी निकलने आरंभ हुए हैं, अभी छोटे छोटे से हैं। उसके मुस्काने पर नन्हे नन्हे दांत झिलमिलाते हुए दिखते हैं। उसकी मोहक मुस्कान और सफेद दांतों की झिलमिलाहट से शिशु का सौंदर्य अनुपम छटा लिए होता है। देखिए, जो आगे आपने भी छोटे बच्चे देखे होंगे, तो आगे के जो छोटे से दांत निकलते हैं, वो जो हंसता है तो कितना क्यूट लगता है ना। तो वही चीज है और आनंदित करता है। कवि ने इसीलिए शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है। कवि को शिशु की दंतुरित मुस्कान आनंदित कर देती है। उसके मन में वात्सल्य भाव जागृत होता है। वह सोचता है कि यह दंतुरित मुस्कान किसी मरे हुए में भी जान डाल सकती है। यह जीवनदायिनी मुस्कान है। अब देखिए, आप चाहे जितना परेशान हो, थके हो, अगर वो कोई छोटा बच्चा इस तरीके से मुस्कुरा दे तो क्या होता है, हमें कितना अच्छा लगता है, जैसे लगता है हमारी थकान उतर गई। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 में हमारे पास हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका यानी कि कृतिका के प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में हमें देने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कृतिका से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, हमें 2 प्रश्न करने हैं। इनके उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों के बीच में लिखने हैं और ये एक प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है, उससे बच्चे में किन जीवन मूल्यों का विकास होता है। देखिए, जब माँ बाप बच्चे को प्यार प्रकट करते हैं तो बच्चा भी उसके बदले में प्यार प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो हम वात्सल्य दे रहे हैं और जो वात्सल्य हम ग्रहण कर रहे हैं, उससे क्या है, बच्चे के अंदर ये जैसे दूसरों के प्रति आदर है, सम्मान है, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता है, इस तरह के जीवन मूल्यों का विकास होता है। माता का अंचल पाठ में माता पिता द्वारा बच्चे के प्रति प्रकट किए गए वात्सल्य से बच्चे का परिवार के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। आगे चलकर उसकी यह भावना उसे समाज और राष्ट्र से जोड़ेगी। माता पिता का वात्सल्य बच्चे में परिवार के सदस्यों के प्रति अटूट लगाव पैदा करता है। तो जो अगर परिवार के साथ बाउंडेशन रहेगा तो वो आगे यही चीज समाज और राष्ट्र के साथ करेगा। उसमें सक्रिय सहभागिता की भावना पैदा होती है, जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि होती है। माता पिता के स्नेह को पाकर बच्चे का दृष्टिकोण व्यापक होता है, जिससे उसमें परहित या परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। अतः माता पिता का वात्सल्य शिशु के जीवन मूल्यों और संस्कारों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। तो ये जो हम प्यार देते हैं, इसका मतलब है कि हम बच्चे में बहुत सारी अच्छी आदतें डाल रहे हैं, बहुत सारी अच्छे मूल्यों को डेवलप कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। साना साना पाठ हाथ जोड़ी के पाठ के आधार पर बताइए। हम आजकल जो है प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे देख लीजिए, खनन करना हो, पेड़ों का कटाव हो,
कुछ भी हो, बेइंतहा तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको रोकना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हम सबका उत्तरदायी है। प्रकृति के साथ आज जिस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है वह दिन दूर नहीं जब हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक संवेदनशील नागरिक के रूप में इसे रोकने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ना तो हम स्वयं वृक्षों को काटें और ना ही किसी अन्य को काटने दें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वाहनों का यथासंभव कम प्रयोग करें, मतलब जो हम व्हीकल्स चलाते हैं जितना कम हो सके उससे पोल्यूशन कम होगा, जिससे उसके विषैले धुएं से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। साथ ही पॉलीथीन, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, अपशिष्ट पदार्थों और नालियों के गंदे पानी को पवित्र नदियों में ना जाने दें, क्योंकि पता है आपको ये चीज़ कि पानी बहुत ही कम है हमारे पास इस्तेमाल के लिए, तो जो बचा कुचा पानी है उसे हमें दूषित नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार बनाकर बताइए कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोगतक का और किस प्रकार महसूस किया। तो जब हिरोशिमा गए हमारे लेखक, भाई सुना तो उन्होंने पहले से था, तो उस पर उनके ऊपर कुछ, वो विज्ञान के स्टूडेंट थे तो उन्होंने कुछ लेख वगैरह लिख दिए थे, लेकिन जब ये हिरोशिमा गए तो वहां पर एक पत्थर था जिसके ऊपर एक उजली आदमी की तस्वीर थी। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज ये पत्थर है और हम ऐसे आगे खड़े हैं, विस्फोट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो उसकी किरणें हैं वो क्या है, ये पत्थर को पीछे जला देंगी, लेकिन हमारी आकृति जो है वो जलेगी। उसकी वजह से पीछे जो है जितने पे पत्थर था वो पत्थर नहीं जलेगा, तो वहां पर एक आदमी की आकृति बन गई। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जब उन्होंने ये आकृति देखी और उसके बाद जब हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने वहां लोगों को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा इस चीज से प्रभावित हुए। और तभी लौट के आके इन्होंने जो है कविता लिख दी थी इस पे। एक दिन हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए लेखक ने देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। शायद विस्फोट के समय वहां कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियो और धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें फंस गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गई उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो व्यक्ति वहां खड़ा होगा वह भाप बनकर उड़ गया होगा। इसी प्रकार समूची त्रासदी जैसे पत्थर पर अंकित हो गई है। उस छाया को देखकर लेखक भीतर तक हिल गया। उसे लगा कि इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य समान उग गया हो और डूब गया हो। इस क्षण लेखक को लगा कि अणु विस्फोट उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति में आ गया। वे स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट के भुक्तभोगी बन गए। तो मतलब वो पत्थर पे उजली छाया देखकर उनके मन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 से लेकर 17 तक हमारा लेखन कार्य रहेगा। लेखन कार्य में जिसमें हमारा अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन है, स्ववृत्त लेखन है और ईमेल लेखन है। तो ये सारा ही हमारा लेखन कार्य प्रश्न संख्या 14 से 17 के बीच में रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न संख्या 14 आ रहा है, इसमें हमारे पास में जो है 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ एक अनुच्छेद करना है। ठीक है, ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। तो और वर्ड लिमिट ध्यान रखिए, 120 वर्ड्स का है। हर जगह बोलती हूँ वर्ड लिमिट आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये जब आपके एग्जाम कॉपी बोर्ड की चेक करी जाती है ना, तो ये चीज़ बहुत जो है मार्क करी जाती है कि बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्या उसने वो फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो इस कंडीशन में हमेशा जो वर्ड लिमिट दी जा रही है आप उसके आसपास ही रहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ने या बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहला हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है अनुच्छेद लेखन का क्या है, प्रतिभा पलायन, एक टॉपिक ये है। दूसरा है युवाओं का विदेशों के प्रति बढ़ता मोह, और तीसरा विदेशी आकर्षण और युवा। तो ये है एक ही चीज लेकिन अलग अलग नाम से दे दिया है, तो हमने तीनों ही आपके सामने से, तो तीनों में से कोई भी एक आए तो आप ये वाला अनुच्छेद लिख सकते हैं। अब इसके पीछे संकेत बिंदु क्या दिया गया है, भूमिका, प्रतिभा पलायन के कारण, समस्या के समाधान के उपाय और निष्कर्ष। मतलब क्या है, जो बच्चे बहुत अच्छे से ज़्यादा पढ़ते हैं हमारे देश में अच्छे, और उनका आकर्षण क्या है, वो विदेशों में जाके नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है ना, तो ये आपको इन 4 पर डिस्कस करना है। तो कोई भी जो आप ऑप्ट करेंगे, जो कोई भी आपको क्या कहते हैं अनुच्छेद लेखन करना है, उसे मिडिल टॉप हेडिंग में हेडिंग देकर तब शुरू करेंगे। जैसे हमने पहले दिया है प्रतिभा पलायन, युवाओं का विदेशों के प्रति बढ़ता मोह और विदेशी आकर्षण और युवा।
तो हमने तीनों में ही डाल दिए, जो भी आप एक आउट करें। क्या है यहाँ पर? प्रतिभा पलायन का अभिप्राय है किसी देश के उच्च बौद्धिक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का अन्यत्र चले जाना। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति लोग हैं और वो कहीं और चले जाएं। अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष युवा शक्ति देश के विकास और प्रगति का मुख्य आधार होती है, किंतु आज अधिकतर नौजवान एक सुविधा संपन्न जीवन जीने की अभिलाषा से विदेशों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। विदेशों के स्वतंत्र वातावरण और उच्च स्तरीय जीवन शैली के कारण वहां जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां की जीवन शैली के प्रति ये लोग आकर्षित हो जाते हैं। भारत में बढ़ती बेरोजगारी और विदेशों में रोजगार, शिक्षा और अनुसंधान के नए अवसर प्राप्त होना, हाँ, इसका एक प्रमुख कारण है। इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए हमें अपने देश में रोजगार और शैक्षिक अनुसंधानों के ये अवसर उपलब्ध कराने होंगे। युवाओं का भी यह नैतिक कर्तव्य है कि अपनी प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र के हित के लिए करें। भाई, जब इस देश में हमने जन्म लिया, यहीं पढ़े बले सब कुछ हुआ और हमने यहीं इतना अच्छा कुछ अचीव किया, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भी हमारे देश को ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें हो या किसी और देश को हो जाके। तो ये तो सही नहीं है ना। तो हमें अपने देश को ही फायदा पहुंचाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। आपको यहाँ पर बताना है कि जो भी हमारा शिक्षा का पैटर्न है उसमें हमेशा हमारी मातृभाषा को ज़्यादा ही प्रिविलेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम इससे ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो क्या है? मातृभाषा का अर्थ एवं उपयोगिता बतानी है, फिर मनोवैज्ञानिक आधार बताना है, शिक्षण का माध्यम बताना है और निष्कर्ष बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको बताना है मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वह होती है जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है। बच्चा माँ की गोद में रहकर उससे मुख से निकली ध्वनियों को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम वही भाषा बनती है, जबकि अन्य भाषाएं उसे सप्रयास सीखनी पड़ती हैं। बाकी भाषाएं क्या हैं? अब जैसे हम लोग की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। आप कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कुछ भी जो भाषा बोलता हो। अब क्या होगा, हम जो हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो हम अपने आप ही सीख लेते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोई भाषा में सीखनी हो तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। संसार के अधिकांश देशों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, जबकि भारत में आजकल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। अब आप जब बाहर चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, आप ब्रिटेन चले जाइए, वहाँ जो उनकी मातृभाषा है अंग्रेजी, उसी में उनकी पढ़ाई भी होती है, उनको दिक्कत नहीं है। अब हमारी मातृभाषा है हिंदी और हमको पढ़ाई जा रही है अंग्रेजी, तो शिक्षण में हमको प्रॉब्लम होती है कि ना, तो वो परेशानी का हम लोग को फेस करनी पड़ती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बालक की मौलिक प्रतिभा के विकास के लिए उसे मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी अपनी बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम स्वीकार किया था। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे मातृभाषा में शिक्षित होकर प्रगति की दौड़ में शहरी बच्चों के समकक्ष आ सकेंगे। अतः शिक्षाविदों को इस बारे में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही सोचने का पॉइंट है कि सभी देशों में ऐसा होता है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। हम क्यों किसी विदेशी भाषा को अपना शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं और उसी को सीखने पर जोर दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन है विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मित्र, यानी कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो उस समय जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है, ये तो एक सूक्ति है। इसके अलावा हो सकता है सच्चा मित्र या मित्रता की उपयोगिता, कई टॉपिक हो सकते हैं इसके। अब इसके संकेत बिंदु क्या है? मित्रता का अर्थ, जीवन में मित्र की आवश्यकता, सच्चे मित्र की विशेषताएं और निष्कर्ष। मित्रता का तात्पर्य है किसी के सुख दुख का सच्चा साथी होना। हमें जीवन में एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, अतः मित्रों का चुनाव में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आदर्श मित्र हमारा शुभचिंतक तथा मार्गदर्शक होता है। जो सच्चा मित्र होगा वो हमेशा हमारे अच्छे की ही सोचेगा और हमें सही रास्ता ही दिखाएगा, कभी गलत रास्ते पे लेके नहीं जाएगा। सच्चा मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। विपत्ति के समय साथ देने वाले ही सच्चे मित्र कहे जाते हैं। कहा भी गया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि के समान होता है, मतलब जिसपे हम फुल प्रूफ ट्रस्ट कर सकें पूरी तरीके से, ऐसा मित्र हमारे जीवन में औषधि यानी कि दवाई का काम करता है। अर्थात हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, किसी चीज से हम आहत होते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे पहले खड़ा होता है। सच्चा मित्र हमें असत्य से सत्य, पाप से पुण्य, अंधकार से प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान और अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है। तो हमेशा गलत से अच्छे की तरफ ही हमको लेकर जाएगा।
मैत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि दो व्यक्तियों के स्वभाव और आदतें एक जैसी हों। कई बार विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति भी आदर्श मित्र बन जाते हैं। सच्चा मित्र जीवन में उत्साह प्रदान कर विषम परिस्थितियों में साथ देते हुए निरंतर उन्नति के मार्ग प्रशस्त करता है। अतः जीवन में एक सच्चे मित्र का होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर अनुच्छेद लेखन हमारे खत्म हो गए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। यहाँ पर हमारे सामने 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से हमें कोई एक पत्र करना है और ये पत्र रहेगा हमारा 5 मार्क्स का। तो पहले हम पत्र पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। फिल्मी जगत में बढ़ती हिंसा प्रधान फिल्मों को देखकर युवा मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के संपादक को 100 पत्रों में एक पत्र लिखिए। अब क्या है, ये एक संपादक के नाम पत्र है, तो ये एक सीधे सीधे औपचारिक पत्र हो गया। इसमें क्या है, फिल्मों में बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ रही है, तो इसके बारे में आप थोड़ा चिंतित हैं, इसलिए आप एक पत्र जो है समाचार पत्र को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये एक औपचारिक पत्र है तो हम जिसको भेज रहे हैं वहां से शुरू करेंगे। संपादक महोदय, नवभारत टाइम, दिल्ली। उसके बाद दिनांक दे देंगे। दिनांक के बाद दिनांक आपकी वही रहेगी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, दिनांक वही रहनी है। आते हैं विषय, किशोर वर्ग पर हिंसा प्रधान फिल्मों के बढ़ते दुष्प्रभावों के संदर्भ में। ये हमने विषय दे दिया। अब शुरू करेंगे सम्माननीय शब्दों के साथ। क्या है, महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और समाज का ध्यान हिंसा प्रधान फिल्मों के युवाओं पर बढ़ते दुष्प्रभावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल सिनेमा जगत में हिंसा प्रधान फिल्में बनने की होड़ से लग गई है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से भी समय समय पर उन फिल्मों का प्रदर्शन होता रहता है। ऐसा लगता है कि सरकार का इन पर कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया है। युवा वर्ग पर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, शायद इसकी कल्पना भी कार्यक्रम प्रसारणकर्ताओं को नहीं है। कई बार कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिसमें लूटपाट, चोरी डकैती और हिंसक घटनाओं का मुख्य कारण इन फिल्मों में दी गई जानकारी ही रही है। युवा वर्ग बुराई की ओर जल्दी आकर्षित होता है। भाई, हम कोई भी चीज देखते हैं जो युवा वर्ग होता है तुरंत अट्रैक्टिव हो जाता है उसकी तरफ। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। आपके विश्वसनीय समाचार पत्र के माध्यम से मेरा सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि वह अपनी नीति में उपयुक्त सुधार कर इन बढ़ती हिंसा प्रधान फिल्मों पर रोक लगाएं। तो आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते यहाँ पर समाज की अच्छाई के लिए आपने एक पत्र लिखा है। धन्यवाद सहित भवदीय आबासा। अब आबासा की जगह आप अपना नाम लिखेंगे, भवदी की जगह आप एक जागरूक नागरिक भी लिख सकते हैं। नीचे साकेत नगर, दिल्ली। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं, इवन एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इनिशियल एड्रेस दे सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पत्र पे, दोनों में से एक करना है। दूसरा पत्र क्या है, अपनी बड़ी बहन को 100 शब्दों में पत्र लिखकर बताइए कि उसकी दी हुई शिक्षा आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुई है। तो आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिख रहे हो तो ये क्या हो गया, एक अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि आप अपने जान पहचान वाले को लिख रहे हो तो सीधे सीधे अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र की शुरुआत हम कैसे करते हैं, हम अपना एड्रेस लिख के करते हैं। और ये पत्र आपको लिखना है कि आपकी बहन ने आपको कुछ शिक्षा दी। अब ये शिक्षा कुछ भी हो सकती है जो आपके जीवन में काम आए, तो इससे रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हो। कमरा नंबर 306, मानस छात्रावास, आगरा, उत्तर प्रदेश, दिनांक 12 मई 2000। आदरणीय दीदी, दीदी आपसे बड़ी हैं तो आदरणीय करके आप लिखोगे। सादर प्रणाम, आशा है आप लोग कुशल पूर्वक होंगी। आपने अपने पिछले पत्र में मुझे समय के सदुपयोग के लिए जो उपयोगी शिक्षा दी थी उसे मैंने अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लिया है, यानी कि टाइम का सही इस्तेमाल। मैंने अपने पूरे दिन की समय तालिका बना ली है और उसका नियमित पालन करता हूँ। अब मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, जिससे मुझे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। सुबह किया गया अध्ययन मुझे अच्छी तरह याद भी रहता है। अब मेरे सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं। आपके कहे अनुसार मैं शाम को 1 घंटा खेलने भी जाता हूँ, जिससे मेरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है और मैं पुनः तरोताज़ा होकर पढ़ाई में ध्यान लगा पाता हूँ। तो भाई पूरा दिन पढ़ाई 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 नहीं कर सकते ना भाई, हमारा खेलना भी ज़रूरी है, वो हमारे माइंड को, शरीर को, सभी को फ्रेश करता है। आशा है आप भविष्य में भी इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करती रहेंगी। आदरणीय पिताजी एवं माताजी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहिएगा। आपका अनुज मौलिक। तो इस तरीके से आप छोटे भाई हो तो आपने यहाँ पर अनुज करके लिख दिया।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16 में हमारे पास एक स्ववृत्त दिया है और एक ईमेल दिया है, तो इन दोनों में से हमें एक चीज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ववृत्त करते हैं और ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के कार्यालय में पत्रकार पद के लिए आवेदन करने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना स्ववृत्त लेख प्रस्तुत कीजिए। देखिए, स्ववृत्त का जो हमारा इनिशियल होता है ये तो हम अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे हम किसी शिक्षा के पद पर जाना चाहते हैं तो वहां पर जब हम अपनी शैक्षिक योग्यताएं बनाएंगे तो वहां पे फर्क आएगा। अब जैसे ये पत्रकारिता में, तो आपको पत्रकारिता की डिग्री अपनी शैक्षिक योग्यताओं में दिखानी पड़ेगी, या आपके आगे जो आप अन्यतर गतिविधियां हैं उनमें भी आप इसको दिखाओगे। तो सबसे पहले क्या है, नाम है राजेश भारद्वाज, पिता श्री गोपाल प्रसाद भारद्वाज, माता का नाम श्रीमती सुनीता भारद्वाज, जन्म तिथि 5 सितंबर 1997, वर्तमान पता 217 राजौरी गार्डन दिल्ली, मोबाइल नंबर दे दिया आपने और नीचे आपने अपना ईमेल दे दिया। ठीक है, ये तो हमारा इनिशियल जो परिचय होता है वो हमने दे दिया। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता पे। अब चूंकि आपको यहाँ पर क्या पत्रकारिता से संबंधित कार्य करना है, तो सबसे पहले जब भी शैक्षणिक योग्यता शुरू करेंगे इसको हम तालिका के साथ बनाएंगे और 10वीं के साथ शुरू करते हैं। तो पहली हमारी परीक्षा रहती है 10वीं, जिसे आपने 2012 में पास किया है, सीबीएसई से किया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से 75% आपके मार्क्स रहे। फिर आते हैं आपने 12वीं किया 2014 में सीबीएसई से ही, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति शास्त्र विज्ञान से, और ये हमारा रहा 82% मार्क्स के साथ। फिर आपने स्नातक किया यानी कि ग्रेजुएशन 2017 में दिल्ली विश्वविद्यालय से, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास से, और 85%। अब यहाँ पर देखिए क्या पत्रकारिता, जैसे आपने अगर किसी क्या कहते हैं शिक्षक पद के लिए किया है तब आपको बीएड दिखाना पड़ेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन अब चूंकि अब आपने यहाँ पर पत्रकार से संबंधित है तो आपको पत्रकारिता का डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। यहाँ आपने किया 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता से और आपने 87% मार्क्स पाए। तो ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब अन्य योग्यताएं आपको बतानी है। क्या है यहाँ पर, 2 वर्षीय स्वतंत्र लेखन का कार्य अनुभव है, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा है, हिंदी अंग्रेजी विषय में दक्षता है और संस्कृत भाषा का कार्य साधक ज्ञान भी है। हस्ताक्षर राजेश भारद्वाज। सिंपल, मतलब आपको अगर इसके बाद आपको कुछ पुरस्कार मिले हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित आपने अगर कोई कार्य किया है उसमें पुरस्कार आपको मिले हैं वो कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने ईमेल लेखन पे। क्या है, ट्यूशन टीचर की आवश्यकता हेतु एक ईमेल लिखिए। अब क्या है, आपको एक ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है तो इसके लिए आप ईमेल भेज रहे हैं। अब ईमेल जो है आप किसी एक जो जैसे होम ट्यूटर एजेंसीज होती हैं ना, आप उनको भेज रहे हो। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपने लिखा अपना सबसे पहले ईमेल एड्रेस टू, फिर आप यहाँ पर ट्यूटोरियल, मतलब जाहिर सी बात है कोई कंपनी है उसके आप ईमेल एड्रेस डाल दोगे। फिर उसे है विषय है ट्यूशन टीचर की आवश्यकता हेतु जानकारी, आपको चाहिए तो इसकी जानकारी आप ले रहे हो। महोदय, मैं सपना कुमारी 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप विभिन्न विषयों की ट्यूशन टीचर की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मुझे अपने लिए एक गणित विषय की ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि मुझे गणित विषय का ट्यूशन उपलब्ध कराने में सहायता करें। सिंपल, क्योंकि हमें आपको पता है कि ईमेल हमें ज़्यादा वर्ड्स का नहीं लिखना होता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमें ज़रूरत है और जिस विषय की ज़रूरत है हमने वो भी लिख दिया। अब धन्यवाद, नीचे सपना कुमारी कक्षा 12 मोबाइल नंबर हमने इसलिए दिया क्योंकि भाई अगर वो हमारी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे ना। तो या तो एक हमारा ईमेल एड्रेस चला गया वो हमें मेल पे दे सकते हैं, और हमने नीचे अपना मोबाइल नंबर दे दिया ताकि वो मुझसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सके। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया है एक विज्ञापन और एक संदेश, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें करनी है और ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का। तो ये जो आ रहा है सबसे पहले हमारे पास विज्ञापन है। आपके नगर में एक नया कोचिंग सेंटर खुला है, लोगों को इसकी जानकारी देते हुए प्रवेश के लिए आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन 60 शब्दों में हमें तैयार करना है। तो कोचिंग सेंटर के लिए हमें एक विज्ञापन तैयार करना है 60 शब्दों में। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। विज्ञापन हो, संदेश हो, हमेशा बॉक्स के अंदर करना है आपको। बॉक्स बनाया, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, क्योंकि नया ट्यूशन सेंटर खुला हुआ है। फिर क्या है, सफलता की निश्चित गारंटी एकलव्य कोचिंग सेंटर,
कक्षा 8 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन। अब यहाँ पे आपने एक बना दिया, पिक्चर लगा दी कि स्टडी। आप अगर इतनी बड़ी पिक्चर नहीं बना सकते तो कुछ बुक्स की बना सकते हैं, ठीक है, कुछ स्टेशनरी की आप इस तरीके से कुछ पिक्चर बना सकते हैं। अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों का सरलतम विधि से शिक्षण दिया जाता है। हर बच्चे पर विशेष ध्यान। नए बैच के लिए प्रवेश परीक्षा भी होती। जब नया बैच आता है तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपसे लिया जाता है। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही संपर्क कीजिए। दिनांक 23 अप्रैल 2000। अब ये इन्होंने कब इशू किया है? 23 तारीख को। अब इस तरह के विज्ञापन में हमें डेट देनी पड़ती। कारण क्या है? अब ये 23 अप्रैल को हो रहा है, नया बैच जब आएगा तो इस बैच शुरू हो रहा है, ये इसलिए आपको ये जानकारी देनी पड़ती है। अब ये कोचिंग सेंटर कहाँ पर है? पता आपने दिया 124/36 रेस कोर्स चौराहा मेरठ। संपर्क का अपने नंबर भी दे दिया, मोबाइल नंबर भी दे दिया। तो इस तरीके से एक ये विज्ञापन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं संदेश पे। क्या दिया है? अपने मित्र या अपनी सखी को नववर्ष की बधाई देते हुए 60 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। अब आपको न्यू ईयर का जो है वो संदेश देना है, तो जाहिर सी बात है ये शुभकामना संदेश है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक रेक्टेंगल बॉक्स एक ड्रॉ किया। ये सबसे पहला ज़रूरी काम हमारे लिए ये होता है कि जब हम संदेश करें तो एक बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा संदेश क्या है? नूतन वर्ष मंगलमय हो, हमने दे दिया। किस डेट को आप दे रहे हो? 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे दे रहे हो। और सौरभ और संगीता, आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है? सौरभ और संगीता। नूतन वर्ष संदेशा लाया, नव जीवन का राग बजाया, कूके कोयल गाए पपीहा, देखो देखो नव वर्ष आया। सूरज की किरणें यह कहती सभी सुखी हो, स्वस्थ रहें सब, जन जन का है मन मुस्काया। तो आपने यहाँ पर कुछ एक लाइन्स या शायरी कुछ भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ नववर्ष मंगलमय की कुछ पिक्चर भी आप यहाँ पर या यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आया नूतन वर्ष 2000 मंगलमय हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले वर्ष का हर पल आपके जीवन में असंख्य खुशियां लेकर आए। आप सब परिवार स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहे। महेंद्र और रागिनी। तो आपने अपनी तरफ से अपने नाम लिख दिया। आप अपने और अपनी बहन का नाम लिख सकते हैं। इस तरीके से उनको आपने विश कर दिया। इस तरीके से संदेश तैयार हो गया और इस संदेश के साथ ही हमारा ये प्रश्न पत्र संख्या 9 भी यहाँ समाप्त हुआ। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमने इतने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आगे अभी और भी सैम्पल पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि हम एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपका एग्जाम अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हम कराएंगे और आप हमारे साथ करते रहेंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आ रहा है। ये बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए रेडी किया गया है। जैसे कि अभी आपने सैम्पल पेपर किया, तो इसी तरीके से एक बुक आपके लिए है सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, तो एक बुक हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक। एक हम जैसे हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किया है तो एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक है हमारे पास। हमने एमसीक्यूज किए हैं तो एक एमसीक्यूज बुक है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट में अलग अलग कैटेगरीज की बुक आपके लिए रेडी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। उसके अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो बुक प्राप्त करिए और जल्दी जल्दी से अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो अभी और भी पेपर हैं, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। बाय बाय।